हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमारा टॉपिक है कॉलाउस लॉ। तो कॉलाउस लॉ क्या है, देखिए उस पर बात करते हैं। कॉलराउस लॉ। कॉलराउस लॉ, तो देखिए इसमें है ना, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट दो प्रकार के होते हैं इसमें, वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो क्या होते हैं, वाटर में कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते हैं, यानी पार्शियली रूप से आयोनाइज होते हैं। तो लगभग कितने परसेंट आयोनाइज होते हैं, 5 से 6% आयोनाइज होते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, जो 100% आयोनाइज हो जाते हैं वाटर में, यानी वहां पे उनका वियोजन की अमाउंट क्या होगी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होते हैं उनकी 100%। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दोनों पर ही कॉलराउस लॉ क्या होता है, अप्लाई होता है। कॉलराउस लॉ द्वारा हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं और वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसकी हम डायरेक्ट मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट नहीं कर सकते। फिर कैसे करेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प से उसकी मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट मोलर कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट की नहीं कैलकुलेट होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है, 100% तो आयनाइज होगा नहीं, और जब 100% आयनाइज नहीं होगा तो फिर मोलर कंडक्टिविटी में उसके प्रत्येक आयन का कॉपरेशन नहीं होगा। तो इसी बेसिस पे कॉलराउस लॉ है। कॉलराउस ने अपने एक लॉ दिया, ठीक है। वो है क्या, देखिए पहले वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे डिस्कस करते हैं। देखो इलेक्ट्रोलाइट, इधर देखते हैं, पहले वीक इलेक्ट्रोलाइट बनाते हैं। देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट, फोर। फिर बनाते हैं फोर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, फोर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कितने परसेंट आयनाइज होंगे, लगभग अल्फा यहाँ 5% आयनाइज होंगे। ये वाटर के अंदर लगभग 5% आयनाइज होते हैं, इसलिए पार्शियली आयनाइज होते हैं। ये अल्फा इसका 100% आयनाइज होता है। ये वाटर के अंदर कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, तो 100% आयनाइज होगा, इसलिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब इसमें देखिए होता है क्या, वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी जब हम इसको डाइल्यूशन नेचर में चेंज करते हैं। तो उस पे मेन पॉइंट है। अब ये कंटेनर लिया हमने और इसमें इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन बनाया, इसमें बना दिया इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में हमने क्या करा, इसको डाइल्यूशन करने लगे। इसको किस में चेंज करने लगे, डाइल्यूशन। और डाइल्यूशन में चेंज करने के लिए क्या मिलेंगे, इसमें वाटर मिला के। तो जब हम इसको डाइल्यूट यानी वाटर मिला के इसको डाइल्यूट बनाने लगते हैं, तो फिर क्या होता है, इसकी डाइल्यूशन नेचर बढ़ने लगती है। तो पहले वीक इलेक्ट्रोलाइट की देखो, इसमें क्या होगी, डाइल्यूशन इसकी बढ़ जाएगी। डाइल्यूशन कैसे बढ़ेगी, भी वाटर मिला रहे हैं तो डाइल्यूट नेचर ज्यादा होगी, यानी जितना वाटर मिलाएंगे उतनी ज्यादा डाइल्यूट। डाइल्यूट माने जिसमें सॉल्यूट कम, सॉल्वेंट ज्यादा होता चला जाएगा, सॉल्वेंट बढ़ता जा रहा है। तो डाइल्यूशन बढ़ रहा है तो वॉल्यूम भी तो बढ़ेगा सॉल्यूशन का, तो वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ेगा। तो अब ये बताओ, जब इसमें वाटर मिला रहे हैं तो ये वाला जो इलेक्ट्रोलाइट है वीक वाला, ये ज्यादा आयोनाइज होने लगेगा। और जब ज्यादा आयोनाइज होने लगेगा यानी 5% से ज्यादा
परसेंटेज आयोनाइज होगी तो यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ आयंस बढ़ेगा, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो गए। और जब नंबर ऑफ आयंस, जितने ज्यादा नंबर ऑफ आयंस उतनी ज्यादा मोलर कंडक्टिविटी, तो मोलर कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी, फिर मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी। और जब मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी। तो डाइल्यूशन बनाने पर क्या हुआ, जो इलेक्ट्रोलाइट था वो ज्यादा आयनाइज होने लगा, नंबर ऑफ आयंस ज्यादा बने। और नंबर ऑफ आयंस प्रोपोर्शनल होते हैं मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस, ये सब प्रोपोर्शनल होते हैं। तो कंडक्टेंस भी बढ़ गई है, कंडक्टेंस बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पे कंसंट्रेशन इसकी डिक्रीज होती है। कंसंट्रेशन क्या होगी यहाँ पर, डिक्रीज होगी। कंसंट्रेशन तो डिक्रीज होगी, क्यों डिक्रीज होगी, सीधी बात है, सॉल्वेंट यानी डाइल्यूट में क्या हो रहा है, वाटर बढ़ता जा रहा है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्वेंट का रेशियो कम होता जा रहा है, तो सीधी बात है कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें इंक्रीज है और ये डिक्रीज है फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। इसमें क्या होती है, देखो इस वाली कंडीशन, इसको कंडीशन बना देते हैं फर्स्ट। ये कंडीशन कौन सी बन गई, फर्स्ट। इसमें क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का जब आप डाइल्यूट नेचर बनाओगे, उसको डाइल्यूशन फॉर्म में चेंज करते रहोगे, डाइल्यूशन फॉर्म बढ़ाते चले जाओगे उसकी, तो क्या होगा, यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी बहुत तेजी से एक साथ बढ़ती है, यानी मोलर कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि वहां पे वो जो इलेक्ट्रोलाइट था कम आयोनाइज था, डाइल्यूट बढ़ाने से, डाइल्यूशन बढ़ाने से क्या होने लगा, उसके वियोजन की परसेंटेज बढ़ने लगी, नंबर ऑफ आयंस बढ़े, ये सारी चीजें बढ़ेगी, बट कंसंट्रेशन डिक्रीज। अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या हो, देखो वो तो पहले ही 100% आयनाइज है, तो नंबर ऑफ आयंस तो उसमें बढ़ेंगे नहीं, और जब नंबर ऑफ आयंस नहीं बढ़ेंगे तो फिर मोलर कंडक्टिविटी कैसे बढ़ी, अभी बताया था नंबर ऑफ आयंस प्रोपोर्शनल मोलर कंडक्टिविटी। तो फिर जब आयंस नहीं बढ़ रहे तो मोलर कंडक्टिविटी सेम क्यों नहीं है, जब नंबर ऑफ आयंस सेम तो मोलर कंडक्टिविटी सेम, लेकिन मोलर कंडक्टिविटी यहाँ इंक्रीज हो जाती है, क्यों, उस पे देखते हैं। देखो डाइल्यूशन बढ़ा है हमने इसका, डाइल्यूशन बढ़ा है, वॉल्यूम बढ़ा है, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बढ़ी, अल्फा सेम, नंबर ऑफ आयंस सेम, नंबर ऑफ आयंस सेम, और लेकिन कंडक्टेंस भी इंक्रीज होगी। तो जब नंबर ऑफ आयंस नहीं बढ़े, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं बढ़ा, मोलर कंडक्टिविटी क्यों बढ़ी, देखो रीजन क्या है इसके, रीजन इसमें ये पॉजिटिव आयन, ये नेगेटिव आयन। जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आयनाइज है तो उसमें पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन है, तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा हुआ है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कर रहा है, इन आयनों को मूव नहीं करने दे रहा है, क्या है, इनको बांध के रख रखा है। और जब आयंस में मूवमेंट कम है तो आयंस में क्या है, गति कम हो रही है, इसलिए इसकी मोलर कंडक्टिविटी यहाँ कम है। इन्हीं आयनों में मूवमेंट कम होने के कारण वो मोलर कंडक्टिविटी को नहीं बढ़ा पा रहे। लेकिन जब हम इसको डाइल्यूशन फॉर्म में चेंज करते हैं, डाइल्यूशन बनाते हैं, तो डाइल्यूशन में क्या हो जाता है, ये वाली कंडीशन बन जाती है, ये वाली कंडीशन। यहाँ तो क्या है, फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है स्ट्रॉन्ग, लेकिन यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा, वीक। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ क्या होगा, वीक। अब यहाँ क्या है, आयंस, आयंस कैन इजीली मूव कर सकते हैं, आयंस कैन इजीली मूव,
यानी आयंस आसानी से मूव नहीं हो पा रहे थे। जब उसको डाइल्यूट नेचर में चेंज किया, हम डाइल्यूशन उसका बढ़ाते चले गए, तो क्या है, आयंस दूर दूर हो गए, आयंस दूर दूर हुए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो गया। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होते आयंस क्या हो गया, आसानी से मूव करने लगे। और मोलर कंडक्टिविटी, क्योंकि आयनों की गति बढ़ी तो मोलर कंडक्टिविटी भी बढ़ गई, तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो गई है। लेकिन इसमें मोलर कंडक्टिविटी धीरे धीरे बढ़ती है, लेकिन ज़्यादा नहीं बढ़ती है, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस नहीं बढ़ रहे, बस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हुआ है। इसलिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी धीरे धीरे बढ़ती है और ज़्यादा उसमें अधिक मात्रा में नहीं बढ़ती है, अधिक नहीं बढ़ती है, इसमें बढ़ती है। अब देखो ये तो हुई वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो ध्यान रखना, आप बात करते हैं इनका ग्राफ पे। देखो ग्राफ देखते हैं क्या, तो इसका ग्राफ देखते हैं। देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट, पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए देखते हैं। देखो इसमें क्या होता है, इसके लिए ये है कंसंट्रेशन, ये है मोलर कंडक्टिविटी, ऐसा। तो देखो ये मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ प्लॉट करें। तो आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हम इसको डाइल्यूशन बनाएंगे, इसमें जल मिलाते रहेंगे, और जब जल मिलाएंगे तो क्या होगा, डाइल्यूशन बढ़ेगी लेकिन कंसंट्रेशन इसकी घटेगी। क्या होगा, डाइल्यूशन बढ़ेगी, कंसंट्रेशन क्या होगी, घटेगी। अब देखो इसमें हो क्या रहा है, लेफ्ट की तरफ चलो, लेफ्ट चल रहे हैं वापस, ऐसे चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, डाइल्यूशन बढ़ रहा है लेकिन कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज। तो कंसंट्रेशन ऐसे डाइल्यूशन फॉर्म में चल रहे हैं, कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जा रही है। इस पॉइंट पे जब यहाँ पे आ रही है तो कंसंट्रेशन इसकी हो जाएगी जीरो, कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, जीरो। इसी को कहते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्या कहते हैं इसको, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। यानी है डाइल्यूशन इसके इनफाइनाइट होगा, इसके बाद अब नहीं होगा। तो इस वाले पॉइंट पे अब ये मोलर कंडक्टिविटी ऐसे इंक्रीज होती जा रही है, यहाँ इंक्रीज होती जा रही है। मान लो ये है इनिशियल की मोलर कंडक्टिविटी। तो देखो जैसे जैसे कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, डाइल्यूशन बढ़ रहा है, मोलर कंडक्टिविटी भी बढ़ती जा रही है। तो इस वाले पॉइंट पर जो मोलर कंडक्टिविटी होगी इनिशियल की, वो मैक्सिमम होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी मोलर कंडक्टिविटी। तो यानी कंसंट्रेशन जीरो या इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो मोलर कंडक्टिविटी होगी इलेक्ट्रोलाइट की, वो क्या होगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, यानी मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी। तो हम इसको लिख सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी कैसे, यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो कोलॉस लॉ यही है। कोलॉस लॉ ये कहता है जब कोई इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है उसको आप डाइल्यूशन बढ़ाते रहिए, जब तक बढ़ाइए जब तक उसकी कंसंट्रेशन जीरो नहीं हो जाती है। जब कंसंट्रेशन जीरो हो जाएगी ना, उसका डाइल्यूशन इनफाइनाइट हो जाएगा, तो फिर उस पर जो इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी होगी वही मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी होगी, जिसको कहते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्या कहते हैं इसको, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। यही कोलॉस लॉ निकलता है। अब देखिए तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए है ना। अगर मान लीजिए कोई और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है जिसमें आयंस इजीली मूव नहीं करते, उसके क्या हो जाती, मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती। मान लो HCl ले ले, कोई वीक वाले ले ले, थोड़ा इससे वीक, तो उसकी मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी। अब देखो वीक वाले की बात करते हैं। इधर तो कोई कंसंट्रेशन बढ़ेगी, इधर मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी, इधर कंसंट्रेशन। ये है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। और ये किसके लिए बनाया हमने, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या है, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो तो आयोनाइज कंप्लीटली होगा ही नहीं। जब कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होगा
तो उसके सॉल्यूशन में उसके सारे आयंस भी नहीं आएंगे, और जब सारे आयंस नहीं आएंगे तो उसकी मोलर कंडक्टिविटी में प्रत्येक आयन का योगदान नहीं होगा। तो उसकी मोलर कंडक्टिविटी क्या है, डायरेक्टली हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो अब देखिए होता क्या है, मान लो ये मोलर कंडक्टिविटी ऐसे चल रही है, ऐसे चलेगी, और ये मोलर कंडक्टिविटी मान लो जैसे है एसिटिक एसिड के लिए वीक इलेक्ट्रोलाइट CH3COOH। अब है ये ऐसे ही चलती रहेगी, मोलर कंडक्टिविटी ऐसे चलती रहेगी, ये वाला। तो ये इनफाइनाइट है ना, ऐसे चलती रहेगी। अब इसकी मोलर कंडक्टिविटी कहीं इनफाइनाइट है ही नहीं, ये तो ऐसे चलती रहेगी, कंप्लीटली आइडियल है नहीं, तो इसकी मोलर कंडक्टिविटी इजीली डायरेक्टली सॉल्व नहीं होगी। तो अब है ना देखिए इसके लिए होता है क्या, यहाँ पे कॉलोश लॉ अप्लाई होता है। कॉलोश लॉ ये कहता है अगर हमें वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी सॉल्व करनी है तो फिर हमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प लेनी पड़ेगी। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसकी हेल्प से हम इसकी मोलर कंडक्टिविटी पता लगा सकते हैं। यानी यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि डायरेक्ट वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है। किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो अब चलते हैं कॉलोश लॉ की तरफ। कॉलोश लॉ देखिए है, अब आते हैं अपने कॉलोश लॉ। तो देखो कॉलोश लॉ देखो है क्या, ये देखो ये है अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघटन, किसी विद्युत अपघटन की, किसी विद्युत अपघटन की मोलर चालकता, मोलर चालकता उसके अनंत तनुता पर, उसकी अनंत तनुता पर आयनिक चालकताओं के, आयनिक चालकताओं के योग के बराबर, योग के बराबर होते हैं। ये कॉलोश लॉ है, ठीक है। तो कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं यहाँ, अगर इलेक्ट्रोलाइट है जो उसकी मोलर चालकता है वो ध्यान रखना कब, जब इनफाइनाइट डायल्यूशन होगा उसको उसकी मोलर चालकता क्या होगी, उसके आयनों की मोलर चालकता क्या होगा, आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होगा। यही कॉलोश लॉ है। तो ध्यान रखना, देखिए फर्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रोलाइट जब डायल्यूशन होगा, इलेक्ट्रोलाइट का जब क्या इनफाइनाइट डायल्यूशन होगा, इनफाइनाइट डायल्यूशन मींस वो कंप्लीटली आयनाइज होगा, उस पर यानी इनफाइनाइट डायल्यूशन पर क्या होगा, उसकी मोलर चालकता क्या होगी, अनंत तनुता पर उसकी आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होगी। जैसे एग्जांपल देखो इसका, ये है अनंत तनुता पर मोलर चालकता क्या है, उसके आयनिक चालकताओं के योग के बराबर, ये पॉजिटिव और ये अनंत तनुता पर ये नेगेटिव है। मान लो यह कैटायन की संख्या कुछ है, एनायन की संख्या कुछ है, तो यहाँ पे क्या है, ये है नंबर ऑफ कैटायंस, नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस, नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस, एनायंस ये वाला। अब जैसे इसके एग्जांपल बना सकते हैं, NaCl की मोलर चालकता निकालते हैं, ये किसके इक्वल होगी, इसके आयनों के योग के बराबर, Na पॉजिटिव और यह क्या आ जाएगा Cl नेगेटिव। Na2SO4 के निकालनी है, तो Na2SO4 की इनफाइनाइट डायल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, Na पॉजिटिव कितने बनने हैं 2 और
प्लस ये कितने बनेंगे, सल्फेट आयन बनेगा ये। यानी देखो अगर Na2SO4 की मोलर कंडक्टिविटी पूछी जाए इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर Na2SO4 की मोलर कंडक्टिविटी क्या है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर इसके आयनों की आयनिक कंडक्टिविटी के योग के बराबर होगी। दिस इज ए कॉलॉश लॉ। ये कॉलॉश लॉ, अब देखिए इसकी यूजेज क्या है। कॉलॉश लॉ की यूजेज की तरफ चलते हैं, यानी एप्लीकेशंस क्या है इसके, और देख सकते हैं जैसे BaCl2 का देख लो। जैसे हमें इनफाइनाइट डायल्यूशन पे BaCl की मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है, तो क्या हो गए इसके मोलर कंडक्टिविटी के इक्वल। यहाँ कितने आयन बने, Ba पे 2 पॉजिटिव, और ये कितने बनेंगे इनफाइनाइट डायल्यूशन पे Cl के 2 नेगेटिव, ये इसकी मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी। तो अब देखो इसकी एप्लीकेशंस क्या है, इसकी तरफ चलते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ कॉलॉश लॉ। एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस इसकी दो हैं। कौन कौन सी एप्लीकेशंस होती हैं उन पे बात करते हैं। तो दो एप्लीकेशंस हैं इसके। एक तो देखो फर्स्ट एप्लीकेशन है वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। दूसरी इलेक्ट्रोलाइट की क्या है, वियोजन की मात्रा निकाल सकते हैं, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट बात करते हैं, नंबर फर्स्ट कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट at infinite dilution तो अब हम क्या करेंगे, अगर हमसे वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पूछी जाए तो फिर हम सॉल्व करेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी की हेल्प से। तो कैसे सॉल्व करते हैं देखिए, मान लो हमें एग्जाम्पल है इसका एसिटिक एसिड CH3COOH, इसकी मोलर कंडक्टिविटी हमें फाइंड करनी है। तो किसके बराबर होगी, एसीटेट आयन और फिर प्लस हाइड्रोजन आयन। तब ये कंप्लीटली आयनाइज तो है ही नहीं, तो फिर जब कंप्लीट आयनाइज नहीं है तो इसकी प्रत्येक आयन का योगदान उसकी मोलर कंडक्टिविटी में नहीं होगा, और जब मोलर कंडक्टिविटी में नहीं है तो इसके आयनों के योग के बराबर ये होगा ही नहीं। तो फिर इसको कैसे चेंज करते हैं, इसमें क्या करेंगे, एक बार NaCl प्लस एक बार NaCl माइनस। तो क्या करेंगे देखो, इसमें ये वाला है इसको चेंज करो, इनफाइनाइट डाइल्यूशन यानी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड इज इक्वल टू एसीटेट आयन की आयनिक कंडक्टिविटी फिर प्लस हाइड्रोजन आयन की मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, अब इसमें एक बार NaCl जोड़ दो, फिर प्लस यहाँ पे आ जाएगा सोडियम आयन की आयनिक कंडक्टिविटी फिर प्लस Cl आयन की मोलर कंडक्टिविटी, यहाँ माइनस आ जाएगा Na प्लस या माइनस ये वाला। तो हमने क्या करा, इस फॉर्मूले को बनाने के लिए वीक इलेक्ट्रोलाइट में एक बार NaCl प्लस कर दिया, एक बार NaCl माइनस कर दिया। अब देखो होगा क्या, इसमें ये होगा इसकी मोलर कंडक्टिविटी एसीटेट आयन और ये दोनों जुड़ जाएंगे सोडियम आयन, और फिर प्लस दूसरे में क्या होगा हाइड्रोजन आयन और Cl आयन। थर्ड में क्या हुआ Na पॉजिटिव और फिर प्लस
Cl नेगेटिव, इनकी आयनिक कंडक्टिविटी, अब इन्हें जोड़ दो, ये दोनों जुड़ जाएंगे, फिर ये जुड़ गए, वो माइनस हो गए, तो इसको कर दीजिए प्लस, तो इसकी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन होगी CH3COONA, फिर प्लस इसकी मोलर कंडक्टिविटी होगी HCl के इक्वल, और ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हो गया NaCl माइनस। तो अब देखिए ये फॉर्मूला बन गया हमारा, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वो भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इनकी मोलर लिमिटिंग है, इनकी मोलर कंडक्टिविटी, इनकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या है, इसको इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए इसकी हम इनकी मोलर कंडक्टिविटी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और इनकी मोलर कंडक्टिविटी को जब हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं तो इन दोनों को जोड़ो, इसको माइनस कर दो, इसकी मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट हो जाएगी। तो ऐसे वीक इलेक्ट्रोलाइट की क्या है, मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट हम कर सकते हैं, ठीक है, इनकी हेल्प से। तो इसका फर्स्ट एप्लीकेशन यही है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी पता कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अगर मान लो NH4OH, ये तो वीक इलेक्ट्रोलाइट एसिड के लिए वीक बेस होता है, तो क्या होता है, तो फिर ये कंडीशन आ जाती है, मान लो यहाँ पे क्या आ जाता है NH4OH, तो NH4OH के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, ये बनेगा, यहाँ पे आ जाएगा NH4Cl, और फिर यहाँ पे आ जाएगा सेम कंडीशन बनेगी, यहाँ पे आ जाएगा NaOH, और फिर यहाँ पे आ जाएगा NaCl, ऐसे ही रहेगा NaCl, ये वाला NH4OH की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इस वाले फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएगी। अब चलते हैं सेकंड, इसके सेकंड एप्लीकेशन की तरफ। तो सेकंड देखते हैं, देखो इसमें सेकेंड एप्लीकेशन से वन कंप्लीट हो गई हमारी, वन एप्लीकेशन कंप्लीट। अब चलते हैं नंबर 2, ये है कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हुई, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, देखिए अब हमें ये देखना जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो कितने परसेंट आयोनाइज हुआ है, उसकी हमें क्या निकालना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को शॉर्ट में लिख देते हैं DOD। अब इसके लिए फॉर्मूला है, डायरेक्ट मैं बता रहा हूं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बराबर एनी कंसंट्रेशन पे मोलर कंडक्टिविटी और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी। ये तो क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन, ये क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये क्या है हमारा DOD, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो ये इसका सेकेंड एप्लीकेशन हुआ, यानी किसी भी कंसंट्रेशन को उसकी जो मोलर कंडक्टिविटी होगी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी से उसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, और वहां पे आ जाएगा उसकी अल्फा की वैल्यू, और अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये कोलॉस लॉ की एप्लीकेशंस दो हैं। तो कोलॉस, अब हमने ये जाना कोलॉस लॉ है क्या, कोलॉस लॉ की एप्लीकेशंस क्या है और उसकी वेरिएशंस क्या क्या होते हैं। अब एक कोलॉस लॉ पे हम एग्जांपल के उसमें एग्जांपल फॉर्म में इस पे न्यूमेरिकल करते हैं और फिर उसको कंप्लीट करते हैं। तो देखिए न्यूमेरिकल है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है
मोलर कंडक्टिविटी पे देखते हैं हम। मोलर कंडक्टिविटी पे है क्या, देखो फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये है, देखो क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट, पहले मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COONA, HCl and NaCl और एक की है 91.0, दूसरे की है 426.5 और एंड दूसरे थर्ड की है 126.2, 160.2। ये हो जाएगी, ये होगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल माइनस मोल, ये इसकी यूनिट है, यानी इसकी मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है। एंड कैलकुलेट ये किस पे दे रखी है, एट इनफाइनाइट डायल्यूशन, एट इनफाइनाइट डायल्यूशन। तो कैलकुलेट करनी हमें, कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH। हमें एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी यहाँ सॉल्व कैलकुलेट करनी है। तो फॉर्मूला लगेगा ये वाला, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड, क्या फॉर्मूला था इसका, इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम एस्टेट, जो फॉर्मूला बनाया था हमने, फिर प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl, NaCl को माइनस कर दिया, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl। अब इनकी मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है इनफाइनाइट डायल्यूशन पे, कितनी है, सोडियम एस्टेट की 91.0, बस सोडियम एस्टेट की कितने उसमें ऑर्डर में है, तो ये कितनी है 91.0, फिर प्लस HCl की मोलर कंडक्टिविटी कितनी है 426.5 माइनस NaCl की कितनी है 126.2। अब इसको फिर ऐड कर लेंगे, जोड़ दीजिए इसको 91.0 और ये कितना होगा 426.5 और ये 91.0, 5 6 1 7 9 2 11 और ये 5, यानी हो जाएगा 517 और 0.5 और माइनस में आ जाएगा 126.2, तो बराबर इसको माइनस कर देंगे, 5 में से 2 गए 3 और 7 में से 6 गए 1, इधर बचे 11 में से 2 गए 9 और ये बचे इधर 4 में से 1 गए 3, यानी ये आ जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और ये आ जाएगा मोल इनवर्स। तो एसिटिक एसिड की क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है 391.3। तो हमने सभी पे क्या डिस्कस किया, कॉलआउट लॉ के वेरिएशंस और कॉलआउट लॉ पे न्यूमेरिकल भी किया हमने। तो कॉलआउट लॉ पे डिटेल से बात करी और कॉलआउट पे सारे डिटेल जो भी क्वेश्चंस आते हैं उनके हमने सभी पे बात किया है। ठीक है, तो आज के लेक्चर हम ये समाप्त करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो प्लीज़ वीडियो देखते रहें और लाइक और शेयर जरूर करते रहें। थैंक यू वेरी मच। उनके लिए खासकर जो मेरे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ज़्यादा थैंक यू, और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।